हाय लर्नर, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके फर्स्ट टर्म बोर्ड्स हैं उसमें जो एमसीक्यू पैटर्न्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलेगी इस चैप्टर के अंदर और आपके बोर्ड्स में स्पेशली। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल जो हैं इस चैप्टर से आपके बोर्ड्स में या टर्म 1 में फ्रेम हो सकते हैं वन बाय वन। लेट्स बिगिन। चलिए तो देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है आपका, ट्यूबेक्टमी इज अ मेथड ऑफ व्हाट। ट्यूबेक्टमी जो है आपका कौन सा मेथड जो है यहाँ पे वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्यूबेक्टमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, किन के अंदर ट्यूबेक्टमी जो है कि स्टेरिलाइजेशन का मेथड होता है। अब स्टेरिलाइजेशन मतलब कि यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जैसे कि गैमेट्स ना बने, ठीक है, या गैमेट्स बने लेकिन वो आगे पहुंच ना पाए, राइट। तो ट्यूबेक्टमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन लाइक द न्यूक्लियस इज रिमूव, ovaries are removed, या small part of fallopian tube is removed, या फिर the small part of vas deferens is removed। देखिए vas deferens जो पार्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। जबकि जो हमारी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, हम इस ट्यूबिक जो फेलोपियन ट्यूब है हमारी, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ना जी, ये बात आप सभी जानते हो। तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, ट्यूबिक्टमी में जो कुछ स्मॉल पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, उसको कट करके टाई कर देते हैं। तो जब उसको कट करके टाई कर देते हैं तो उसको कट करके टाई करने से क्या होता है, उसको कट करके टाई करने से क्या होता है कि यहाँ से जो गैमेट आएगा वो आगे नहीं पहुंच पाएगा, राइट। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए ट्यूबेक्टमी को लेके, वो होना चाहिए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस रिलीज कॉपर आयंस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो हैं, आईयूडीज जिसको हम बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जिसको हम आईयूडीज बोल रहे हैं, रिलीज करती हैं कॉपर आयंस को। किस लिए? टू प्रिवेंट ओवुलेशन को रोकने के लिए, या सप्रेस करते हैं मोटिलिटी को। सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ व्हाट? सप्रेस मोटिलिटी ऑफ व्हाट? या मोटिलिटी जैसे स्पर्म्स की हो गई उसके लिए बात करना। इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, देखिए ये भी बढ़ाते हैं। एंड टू मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, या यूट्रस को वो अनसूटेबल बनाते हैं किसके लिए? इम्प्लांटेशन की प्रोसेसिंग के लिए। अब देखिए इम्प्लांटेशन के लिए अगर बनाना, इम्प्लांटेशन तो वो हो गया ना कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगा। इम्प्लांटेशन मतलब जो यूट्रस के अंदर, जब हम बोलते हैं ना कि मोर देन अप टू जो ब्लास्टोसिस्ट की जो कंडीशन होती है, ब्लास्टोमियर्स जो है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो आके इम्प्लांट होना यूट्रस के अंदर, तो वो हो गया। तो आईयूडीज का उससे तो कोई मतलब है नहीं कि कॉपर आयन रिलीज करें, राइट। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रिवेंट करना ओवुलेशन को भी आईयूडीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, तो उसका प्रिवेंट यूट्रस के अंदर फिट होती है, तो उसका ओवुलेशन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। अब दो सवाल बचते हैं यहाँ पे कि जो आपका सप्रेस करे मोटिलिटी को और इंक्रीज करे फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स को, राइट। तो ये क्या करता है? स्पर्म्स की जो मोटिलिटी होती है उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है। स्पर्म्स की मोटिलिटी जो होती है वो उसको सप्रेस कर देता है, जिससे कि उसकी मूवमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। वो ठीक से मूव नहीं कर पाते, और जब वो गैमेट मूव नहीं कर पाएगा तो वो वहां जहां पे उसको एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे पहुंचना है, जहां पे एम्प्यूला की हम लोग बात करते हैं, वो वहां पे भी ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा जो करेक्ट आंसर फॉर्म होगा यहाँ पे, वो फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर बी जो है, राइट। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू एन ओवम इन असिस्टेड
रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी कौन सी हो गई, आर्ट इन शॉर्ट जिसको हम बोलते हैं। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि जो इंडिविजुअल हमारे जो कपल्स होते हैं कई, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस, राइट। तो वो एडिशनल कुछ जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी हेल्प से जो है अपनी जो यंग वन है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, या वो जो उनको बना सकते हैं आगे, दैट वो आपका आर्टिफिशियली जो हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि जो एक सपोर्ट लेते हैं इन आर्ट्स के थ्रू, राइट। सो द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग, अब डायरेक्टली इंजेक्टिंग से क्या है, देखिए गिफ्ट जो होता है आपका वो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली वाली बात तो यहाँ पे हमें उसके अंदर तो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आपका होता है एक जिफ्ट, जिफ्ट के अंदर जो आता है, जिफ्ट जो आपका वो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए दोनों वर्ड हैं अलग अलग, तो एक आ गया आपका जाइगोट के लिए और दूसरा जो आ गया आपका किसके लिए आ गया, दूसरा जो वर्ड आ गया यहाँ पे हमारा वो गैमेट के लिए आ गया, और तीसरा जो है यहाँ पे ये बोलता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तीसरा जो वर्ड आता है वो हो गया एम्ब्रियो के ट्रांसफर के लिए। सो मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम, क्या होता है कि डायरेक्टली जो स्पर्म्स को डाला जाता है वो इंजेक्ट करके किसके थ्रू जाता है, एक इंजेक्शन जो ट्यूब होती है उसके थ्रू जो है इन स्पर्म्स को डायरेक्टली जो है इस ओवा के साइटोप्लाज्म के साथ, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो डाला जाता है। तो क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। इंट्रा मतलब अंदर, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब इस इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, स्पर्म इंजेक्शन साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करना, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा, इंजेक्शन की बात की जा रही है तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा से फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे हो गए, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, सी जो है वो करेक्ट आंसर इसका बनेगा, राइट। सी जो होगा वो करेक्ट आंसर इसके अंदर। Which of the following activities are caused by bacteria? देखिए बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के यहाँ पे नाम पूछे गए हैं, ठीक है। बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, अब जैसे पहला है यहाँ पे एड्स। अब एड्स आप लोग जानते हैं कि एड्स और जो जेनाइटल हर्प्स होते हैं आपके, ये एक वायरसेस से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। किससे होने वाली, जो वायरसेस होते हैं उनसे होने वाली बीमारियां हैं ये। जबकि जो मैं सिफाइलिस और गोनोरिया की बात करूं तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। ये कौन सी होती है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। ट्राइकोमोनियासिस की बात करूं तो ये जो है ये एक पैरासाइट से होने वाली बीमारियां होती हैं। कैसे होने, तो ये एक डिफरेंस है, मतलब कौन से पैथोजेंस जो है इनको कॉज कर रहे हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ इस तरीके से। उस तरीके से जो आपका स्कैबियस होती है ये जो है ये आपके माइट्स की वजह से होती हैं। कई माइट्स होते हैं जिनकी वजह से ये कॉज्ड होती है। तो ऑल ऑफ दिस तो इसके अकॉर्डिंगली ऑल ऑफ दिस तो हमारा ऑप्शन बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे डिफरेंट पैथोजेंस जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि सिफाइलिस में देखें तो सिफाइलिस में आपको ट्रिपैनोसोमा जो है बैक्टीरिया, उसकी वजह से हमें देखने को मिलती है ये, राइट। ट्रेपोनोमा, ठीक है जी, ट्रिपोनोमा जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से देखने को मिलती है ये, राइट। और तो इस तरीके से सिफाइलिस जो हो गया, गोनोरिया बैक्टीरिया होता है वो जिसकी वजह से हमें देखने को मिलती है। तो बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं आपकी। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे बनना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर हमारा बनेगा, ठीक है जी। तो ये एक बात। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, हार्मोन को रिलीज करने वाली इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कौन सी है। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां देखूं ये लिप्स लूप जो है तो ये तो हार्मोन रिलीज करने वाले नहीं है। लिप्स जो होते हैं लिप्स लूप जो होते हैं वो बैरियर मेथड्स के अंदर आते हैं, जैसे डायफ्राम्स हो गए, ये सभी कॉन्डम्स हो गए, ये सभी जो है आपके ये बैरियर मेथड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होने वाला। कॉपर टी, ये जो कट है, कट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉपर टी को, राइट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉपर टी को,
ठीक है, तो एक कॉपर रिलीज करते हैं। तो इसी तरीके से मल्टीलॉट 375 है, वो भी कॉपर रिलीज करने वाले, तो यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और बोथ बी एंड सी तो यानी हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या हमारा LNG20 और प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों जो है आपके ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन जो बनना चाहिए हमारा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज जो है काफी अच्छे से समझ आई हो। चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब हमें इनमें से एक राइट स्टेटमेंट को ऑप्ट करना है। अब स्टेटमेंट जो है ज्यादातर जो देखने को मिल रही है सब में इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को लेके बात यहाँ पे की गई है। ठीक है जी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ। देखो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, तो यूट्रस किसके पास है, फिलोपियन जो फीमेल है उनके पास है। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जनरली ये कह रहे हैं कि जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर इटसेल्फ। हमें बताना है राइट वन। देखो कई ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो सभी जो है विमेन जो है खुद से उसको इंसर्ट नहीं कर सकती। हम बात करें फीमेल कॉन्डम्स की तो हाँ वो हो सकता है, लेकिन कई इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ऐसी होती हैं, अब जैसे कॉपर टी है तो दैट इज नॉट इजी और फॉर द एंड दैट इज नॉट सेफ। यूट्रस में किसी चीज को लगाना आसान नहीं है। ठीक है, यूट्रस एक इनर पार्ट है। हम वेजाइना में हम फीमेल कॉन्डम्स की बात कर सकते हैं, सर्वाइकल रीजन्स में बात कर सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन यूट्रस के अंदर करना आसान नहीं होता, राइट। उसके अलावा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है वो इंक्रीज करती हैं फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस। फैगोसाइटोसिस रिएक्शन को इंक्रीज करना यूट्रस के अंदर ये देखा जाता है। ये देखा जाता है आमतौर पर कि भाई ये इसको इंक्रीज करते, फैगोसाइटोसिस मतलब कि घेर कर उसको खत्म करना, घेर कर उसकी, जैसे स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स आते हैं तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कई ऐसी होती हैं जो उसको घेर लेती हैं, तो घेर लेती हैं तो उसकी मोटालिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, राइट। तो फैगोसाइटोसिस होना, रिएक्शन होना ये देखा जाता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस सप्रेस गैमेटोजेनेसिस। देखिए इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का ये बात रही यूट्रस की, और यहां बोला जा रहा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, तो उसका यूट्रस से तो कोई लेना देना नहीं है। गैमेटोजेनेसिस अलग अलग पार्ट्स में हो रहे हैं, दोनों ही मेल बेबी और फीमेल बेबी अलग अलग यूट्रस से, इवन गैमेटोजेनेसिस तो दोनों में ही होगा, राइट, और मेल में भी और फीमेल में भी, तो उससे कोई रिलेशन नहीं है उसका। गैमेटोजेनेसिस अलग जगह हो रहा है और यूट्रस जो है वो दूसरी लोकेशन पे है। आईओडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। देखिए ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को इस्तेमाल कर लिया या ले लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए परमानेंटली जो है वो सेट हो गई, या उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, या उसके अंदर कोई एरर नहीं आएगी, या कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट होता है। देखिए गुड एंड बैड दोनों चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है डेफिनेटली कि हमें इनके अंदर कुछ ना कुछ कमी देखने को ज़रूर मिले या ठीक से वर्क ना करे, राइट। तो ऐसा भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली वो बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, कि वो इंक्रीज करती है फैगोसाइटोसिस रिएक्शन को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। जो स्पेसिफिकली सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती। यहां कुछ बीमारियों के नाम है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती। देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, रिप्रोडक्टिव फेज एक सभी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में आता है, ठीक है, और तो एक नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों के लिए ही ये चैप्टर जो है ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बायो वाले के लिए है या मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, और जितना नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए, आप किसी भी स्ट्रीम के हो आपके लिए चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो अब बोला जा रहा है जैसे सिफाइलिस है, सिफाइलिस जो है वो आपके जेनाइटल रीजन को अफेक्ट करता है, जैसे कि सिफाइलिस हुआ, गोनोरिया हुआ, जेनाइटल वॉर्ट्स हुए। होता क्या है इसके अंदर की जैसे इचिंग होना, या फिर कई बार क्या होता है कि ऐसा फ्लूइड डिस्चार्ज होना, वाइटिस फ्लूइड डिस्चार्ज होना, पेन होना, एब्डोमिनल आपके जो जेनाइटल रीजन्स हैं वहाँ पे पेन क्रिएट होना, और कई बार स्वेलिंग्स भी देखी जाती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, फ्लूइड के साथ इचिंग होना, यूरिन पास आउट करते हुए या उससे पहले इचिंग होना, पेन होना। अगर ऐसा कुछ देखा जाता है या ऐसे कोई सिम्टम्स देखे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई आरटीआई के सिम्टम हो। आरटीआई मतलब कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस के कोई सिम्टम्स वहाँ पे देखे गए, तो ये देखा जाता है आमतौर पर, राइट। तो यानी कि हमें यहाँ पर
एसटीडीज की जो बात की जा रही है वो मेंशन हमें बोला है कि विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन, जबकि हम एचआईवी एड्स की बात करें या एड्स से यानी कि जो एचआईवी से एड्स हो रहा है अगर हम उसकी बात करें तो किसके ऊपर इंपैक्ट डालता है, वो आपको इतनी आसानी से आपको वहां पे जो जेनाइटल रीजन है आपके, जेनाइटल पोर्शन है या फिर जो रिप्रोडक्टिव पोर्शन है उनमें देखने को नहीं मिलता। वो डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर अपना इंपैक्ट दिखाना स्टार्ट करता है। ठीक है, किसके ऊपर, इम्यून सिस्टम जो है उसके ऊपर आपका इंपैक्ट दिखाना स्टार्ट करता है। धीरे 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 आपकी इम्यूनिटी को वीक बनाना स्टार्ट करता है। क्या होता है अल्टीमेटली, एक टाइम ऐसा होता है कि अगर आपको कॉमन कोल्ड भी होगा, इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक कर देता है, बार बार फीवर आना, तो इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक कर देता है आपकी कि आपको कॉमन कोल्ड भी हुआ तो पता लगा कि वो निमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया, राइट। तो डायरेक्टली वो किसके ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होना चाहिए वो बी जो है, वो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बनना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे हमारा। ठीक है जी, अब 8 क्वेश्चन नंबर हमें क्या कहता है, डायफ्राम्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, डायफ्राम जो है वो क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, हमने पढ़ा है। यूज्ड बाय द फीमेल्स, इसी बात है, फीमेल जो इसको यूज करती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, हमें इन स्टेटमेंट में से सही ऑप्शन का पता लगाना। देखते हैं जरा। दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस, क्या डायफ्राम्स को यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है? सबसे पहली बात हमें जो एक्चुअली पता लगाना है यहाँ पे, हमें करेक्ट ऑप्शन के बारे में पता लगाना है। ठीक है जी, क्या डायफ्राम को यूट्रस के अंदर लगाया जाता है? क्या हम डायफ्राम को यूट्रस के अंदर लगा रहे हैं? दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, कहां पे लगाया जाता है उसको? सर्वाइकल रीजन के अंदर उसको लगाया जाता है। दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, बिल्कुल एक फिजिकल बैरियर का काम करती है। आप बैरियर मेथड्स पढ़ते हो ना, आप कई मेथड्स पढ़ते हो, आप सर्जिकल मेथड्स पढ़ते हो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। ठीक है, हम उसके अंदर बैरियर मेथड्स पढ़ते हैं, सर्जिकल मेथड्स पढ़ते हैं, केमिकल मेथड्स पढ़ते हैं, ये सभी मेथड्स हमारे उसके अंदर आते हैं, राइट। तो ये किसको रिलेट करता है? ये जो रिलेट करता है वो फिजिकल बैरियर को रिलेट करता है। एंड दे एक्ट एज अ स्पर्मिसाइडल एजेंट, देखिए स्पर्मिसाइडल एजेंट नहीं है, राइट, तो खत्म कर देना, उसको घेर के मार देना, सिर्फ वो बैरियर मेथड का काम कर रहा है, राइट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए, तो सेकंड और थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनना चाहिए। और सेकंड और थर्ड हमारा किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। हालांकि वो ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, इतना तो आप मैनेज कर लेंगे। तो ये आपका हो गया सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम्स ऑफ कॉलम 2। सो कॉलम 1 में जैसे हमारे कई यहाँ पे बैरियर मेथड्स हैं और इधर उनके नाम लेके, देखिए ये एक्चुअली क्या है, सारे जितने भी जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये कुछ मेथड्स हो गई और कुछ इसके अंदर जैसे टेक्निक हो गई, जैसे सर्जिकल टेक्निक के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है जी, तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ, हम जो देखेंगे हमें मैचिंग करनी है एक्चुअली। देखिए बैरियर मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो बैरियर मेथड इसमें से कौन सा है? अगर मैं देखूं तो कॉन्डोम्स जो है वो एक बैरियर मेथड्स के अंदर आता है, जो बैरियर मतलब रुकावट का काम कर रहा है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर आपके लगाई जाती है, और एक होती है यहाँ पे हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन, एक है यहाँ पे सर्जिकल टेक्निक। अगर मैं सर्जिकल टेक्निक देखूं तो कौन सी हो गई यहाँ पे? जो ट्यूबेक्टमी है वो सर्जिकल टेक्निक हो गई। तो ए में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो देखिए ए तीनों में ही फर्स्ट ऑप्शन है। उसी तरीके से सी में भी हमें थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सी में थर्ड ऑप्शन किसमें है? सी में थर्ड ऑप्शन हमारा एक में ही है, राइट। अगर इस तरीके से आपको पता लगाना तो हम मैचिंग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन होता है या जो आईयूडी है आपका, वो आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस कौन सी हमारी? मल्टीलॉइड 375 जो है। तो ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसमें बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, तो बी जो होगा मेरे अकॉर्डिंगली इसमें भी करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो बी जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? लैक्टेशनल एमेनोरिया मींस, देखो लैक्टेशनल एमेनोरिया
यहाँ दो वर्ड है, दो वर्ड है, अगर आप इस दोनों वर्ड्स को समझते हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दोनों वर्ड्स हमें क्या कहते हैं, जरा उस पर नजर मारते हैं। देखो लैक्टेशनल जो वर्ड है, लैक्टेशनल वर्ड है लैक्टोज। लैक्टोज किस में होता है, मिल्क में, मिल्क के प्रोडक्शन से, ठीक है। और एमिनोरिया जो है, एमिनोरिया है, एमिनोरिया रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जबकि जो आपका लैक्टेशनल है, लैक्टेशनल वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है मिल्क के प्रोडक्शन को, मिल्क प्रोडक्शन को। तो ऐसे में हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनना चाहिए, द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लैक्टेशनल एमिनोरिया ये वो कंडीशन है जो हमें पार्चुरेशन के बाद देखने को मिलती है। पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, पार्चुरेशन यानी कि जैसे हम चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, तो क्या होता है कि मदर की बॉडी से जो है वो मिल्क बनना स्टार्ट होता है। हार्मोनल कई कंडीशंस ऐसी होती है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, तो क्या होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है, तो उसको हम लैक्टेशनल एमिनेरिया का नाम बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हमें देखने को मिलता है कि मेंस्ट्रुएशन कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है, लेकिन लैक्टेशनल एमिनोरिया का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिल्क का प्रोडक्शन तो नहीं होता ना, प्रेगनेंसी के बाद ही हमें मिल्क का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो इस स्टेटमेंट से उसका कोई भी मतलब नहीं है। दूसरा कहता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, बिल्कुल लैक्टेशन मतलब कि जो मिल्क के प्रोडक्शन का टाइम है जो कि पार्चुरेशन के बाद हुआ है, वहां पे हमें ये देखने को नहीं मिलता। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन यस, ड्यूरिंग ये हमें देखने को मिलता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रही तो यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग का क्या रोल, राइट, तो उससे भी कोई उसका मतलब नहीं है। नो प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लैक्टेशनल जो वर्ड है वो मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहा है, राइट। तो दूसरी तरफ यहाँ पे लिखा है कि नो प्रोडक्शन, तो इसका भी कोई लेना देना उसे नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे बनना चाहिए वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, हम उसके साथ यहाँ पे जाएंगे, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अब अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। चूज द ओड वन आउट। अब देखो कॉपर टी, कॉपर 7 जितने भी जो हैं आपके, और मल्टी लॉर्ड 375, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सभी जो हैं ये आपके कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, आईयूडीज हैं। क्या है ये, आईयूडीज हैं, और आईयूडीज कैसी हैं, जो कॉपर रिलीज करने वाली होती है, राइट। तो इसमें से जो ऑड वन निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन। ये कौन सा होता है, ये हार्मोन रिलीजिंग होती है, ठीक है। कैसी होती है ये, हार्मोन रिलीजिंग होती है। तो फ्लक्चुएट कर गया, एक ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे बनेगा प्रोजेस्टेरॉन्स जो है वो आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे शो हो रहा है वो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, आर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्ट हमें कहता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ओवम को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। तो वो तो आपका गैमेट, मतलब गैमेट ओवर गैमेट हो गया, तो गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट का नाम देते हैं, ठीक है। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ये जाइगोट को। एम्ब्रियो इनटू द फेलोपियन ट्यूब, एम्ब्रियो जो है यानी कि ये जो आएगा, एम्ब्रियो को हम अगर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के बाहर कराया है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं, है ना। विट्रो मतलब क्या हो गया, विट्रो मतलब हो गया जहां पे हमने एक सिचुएशन बनाई है, क्रिएट की है, और वो क्या हो सकती है, वो कोई लैब हो सकती है, या फिर वो कोई ग्लास के अंदर सिचुएशन हो सकती है, या हम उसको बोलते हैं कि वो कोई टेस्ट ट्यूब हमें देखने को मिल सकती है, राइट। तो एम्ब्रियो इनटू द फेलोपियन ट्यूब, नो, ये भी नहीं देखने को मिलेगा। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है किसमें, जाइगोट इनटू द यूटरस,
जाइगोट इनटू द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में जाइगोट को हम यूट्रस में नहीं, हम डायरेक्टली जो है एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। वो प्रोसेस तो अगर हम ट्रांसफर करेंगे वो तो सीधा मोर देन 8 जो ब्लास्टोमेट्स की स्टेज होगी 8 to 16 उसकी हम लोग बात करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट की बात करेंगे, वो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी, तो ये भी उसके अंदर नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, वो बनना चाहिए जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। तो बी के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ सी दिया हुआ है लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जाइगोट जो आपके जिफ्ट है वो एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के अंदर आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बी ऑप्शन के साथ जो यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगेन occurs in which of the following art। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे कि अभी हमने बात की यहाँ पे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे हमें लैब में भी देखने को मिलता है, जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर करना, ये एम्ब्रियो इनटू द फेलोपियन ट्रांसफर करना, तो ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करना। देखिए जिफ्ट जो है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जो है ये भी हमें देखने को मिलता है जब जाइगोट को फ्यूज कराया जाता है। उसके अलावा लेकिन आपका जो जाइगोट जो है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जो है ये उसके अंदर आपका आर्ट के अंदर आता है, इन विट्रो पूछा गया एक्चुअली यहाँ पे, और आपकी तो जाइगोट जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। रिलेट कर रहे हैं थोड़े से क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ये, तो इन विट्रो यानी कि जो लैब वाली कंडीशंस की बात यहाँ पे की गई है। इन विट्रो मतलब जो लैब में हम आर्टिफिशियली इसको फिर हम लोग इसको जो है मीट कराते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पे देखने को मिलती है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट, तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो गए जो हम सिर्फ लैब में करा रहे हैं, ठीक है। जो प्रोसेस हम सिर्फ लैब में हमें देखने को मिल रही है, आर्ट में बहुत सारी होती है लेकिन जो हमें लैब में देखने को मिल रही है स्पेसिफिकली, एक्चुअली इसके अंदर हम दो प्रोसेस पढ़ते हैं, एक जो होती है वो हमारी इन विवो होती है और दूसरी जो होती है हमारी इन विट्रो होती है। तो इन विट्रो में हम उन प्रोसेसिंग की बात करते हैं जो लैब में प्रोसेस होती है या फिर जिनको हम ग्लास में कराते हैं या फिर जिनको हम टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, और विवो की कंडीशन वो होती है जिसको हम इनसाइड द लिविंग बॉडी कराते हैं। किसमें कराते हैं, इनसाइड द लिविंग बॉडी में ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट तो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आईवीएफ तो टेक्नोलॉजी है ये, राइट, तो वो तो नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब डायरेक्टली जो है ये आपका आईसीएसआई जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, साइटोप्लाज्म के अंदर उसको डालना। तो ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ओवम के साइटोप्लाज्म के साथ डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करना, ठीक है। तो वो ओवम हो गया कोई, और उसके बाद बाहर से सीधा जो है साइटोप्लाज्मिक रीजन में उसके स्पर्म्स को डाल देना, राइट। तो आईसीएसआई जो है यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है इसका वो करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंगली बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। अगला, अ कपल वेंट to a doctor for a regular checkup of the developing fetus। कोई कपल है वो नॉर्मल चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे जाते हैं, तो उस रूटीन चेकअप के लिए वो पहुंचते हैं। कपल वेंट टू अ डॉक्टर फॉर द रेगुलर चेकअप ऑफ द डेवलपिंग fetus। The doctor ran some tests and found that the developing fetus had chromosomal abnormalities। डॉक्टर जब टेस्ट कराते हैं तो जांच में पता लगता है कि जो यंग वन है उसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, एंड सजेस्टेड द कपल टू अंडरगो अबॉर्शन, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का नाम भी देते हैं हम, एमटीपी लीगली हमें यहाँ पे देखने को मिलती है बाय द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। डॉक्टर्स अगर उसको एडवाइस करते हैं तो हम उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। सो द टेक्निक यूज्ड बाय डॉक्टर टू चेक द एबनॉर्मलिटीज व्हिच इज वासेक्टमी, आईसीएआई, एंड दैट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है यंगमन के सराउंडिंग, फिटस के सराउंडिंग, तो उसकी जांच से पता लगता है कि
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कोई इंडिविजुअल में या उस फिटस के अंदर तो नहीं है। हाँ, कई लोग इसका मिसयूज भी करते थे, लेकिन कंप्लीटली जो है ये प्रोहिबिटेड है या बैन है, इसके ऊपर कंप्लीटली इलीगल है, राइट। अगर हम इसमें फिटस सेक्स या फिर हम कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं तो वो कंप्लीटली इलीगल है ना। तो उससे इससे कई केसेस जो थे वो बढ़ते थे फीमेल फिटिसाइड्स के, राइट। फीमेल फिटिसाइड मतलब उसको किल कर देना, कन्या भ्रूण हत्या, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा इसके बारे में, राइट। तो लेकिन उसको लीगली जो यूज किया जाता है वो कुछ एबनॉर्मलिटीज की जांच के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए यहाँ पे ये, एक्चुअली ये तो सारे टेक्निक्स हम पढ़ ही रहे हैं, वासेक्टमी हो, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो, इनका तो कोई मतलब नहीं है, ICSI हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा एमनियोसेंटेसिस जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे बी आंसर लिखा हुआ है लेकिन बी नहीं है, वो ऑप्शन जो है यहाँ पे वो सी होगा, जिसे हम एमनियोसेंटेसिस का नाम देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डम्स जो है वो एक बैरियर मेथड्स के अंदर आता है, ठीक है। सर्वाइकल कैप्स एंड वेजाइनल वॉल्ट्स भी आपके एक बैरियर मेथड्स के अंदर आते हैं, डायफ्राम भी आपका एक बैरियर मेथड के अंदर आता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं बनेगा, तो डी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। तो डायफ्राम जो है वो एक नेचुरल मेथड्स में पूछा जा रहा है एक्चुअली, तो नेचुरल मेथड्स के अंदर हमारा नेचुरल मेथड में डायफ्राम तो आएगा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन 1971, 1951, 1970 या 1953। देखिए फैमिली प्लानिंग जो है वो कब आया, वो 1951 में जो था वो लॉन्च हुआ था, 1951 में जो है हमें देखने को मिला था। जबकि हम इसके अलावा एक और देखते हैं, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, राइट। ये जो था, ये इसमें ईयर तो नहीं है लेकिन 1997 में जो था गवर्नमेंट ने इसको चलाया था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिससे कि लोग अवेयर रहे इस चीज के बारे में, ठीक है। फैमिली प्लानिंग एक्ट जो था, प्लानिंग जो प्रोग्राम था वो 1951 में लाया गया, राइट, उसको लागू किया गया, जिससे कि लोग अवेयर रहे, लोग रिप्रोडक्टिवली किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं, कौन सी सही एज है फर्टिलाइजेशन की या रिप्रोडक्शन की, राइट। और मतलब सारी जो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनके पास सही पहुंच सके, तो उसके लिए कुछ जो इन्फॉर्मेशंस थी वो गवर्नमेंट की तरफ से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो, RCH हो, इनके थ्रू लागू की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर फ्रेम्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जेनाइटल हर्ब्स इज कॉज्ड बाय, देखिए जेनाइटल हर्ब्स अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, हर्ब्स जो होता है, ठीक है, वो एक वायरस होता है, जैसे कि HSV2 टाइप्स होते हैं इसके, HSV1 हो गया, HSV2 हो गया, तो ये जो है नॉर्मली हमें इस वायरस के थ्रू हमें देखने को मिलता है, तो दैट इज अ वायरस, दिस बी जो है वो वायरल डिजीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पे, अगला जो सवाल है हमारा वो क्या है, मैचिंग है, IUD है, कॉलम 1 में इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, सुटेबल हमें इसके साथ बताना है। अब देखिए जरा, कॉपर रिलीजिंग यहाँ पे कौन सी होती है और हार्मोन रिलीजिंग कौन सी होती है। अगर मैं हार्मोन रिलीजिंग की बात करूं तो हार्मोन रिलीजिंग आपकी हो गई ये LNG-22, और उसके अलावा जो कॉपर रिलीजिंग होती है आपकी वो होती है दिस वन, ठीक है जी। नॉन मेडिकेटेड की बात करें तो नॉन मेडिकेटेड जो है आपका और नॉन मेडिकेटेड की बात करें तो लिप्स और लूप जो है वो आपके नॉन मेडिकेटेड के अंदर आ गए, तो यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए, तो A का 1 हुआ, B का 2 हुआ, C का 3 हुआ, A का 1 तो 2 में, B जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका फ्रेम्ड हो जाएगा, तो B जो है वो करेक्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैच द फॉलोइंग मेथड विद देयर करेक्ट मेथड्स ऑफ एक्शन इन अचीविंग द कॉन्ट्रासेप्शन। अब जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें, कॉन्डम्स जो हैं यहाँ पे, और वासेक्टमी है और कॉपर टी है। अगर मैं देखूं यहाँ पे जो वासेक्टमी है, वासेक्टमी मतलब वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देना, सीमन विल बी विदाउट स्पर्म, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट ओवुलेशन, प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ द गैमेट। फिजिकल मीटिंग ऑफ द गैमेट्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है कॉन्डम्स जो है, ठीक है। फिजिकली मीटिंग यानी कि फिजिकल बैरियर मेथड्स के अंदर आता है वो कॉपर टी। कॉपर टी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन को, क्या नहीं। सीमन विल बी विदाउट स्पर्म्स, सीमन विल बी विदाउट स्पर्म्स क्या होगा, हमें जो इसका सी का 2 ऑप्शन जो है वो देखने को हमें मिलेगा।
तो अगर हम इसमें से एलिमिनेट करना चाहें कुछ ऑप्शंस को तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि वासेक्टमी जो है वो सीमन जो है विदाउट स्पम्स देखने को मिलता है, स्पम्स नहीं होते क्योंकि बहुत सा डिफरेंस कट हो जाता है, लेकिन ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो है हमें उसके अंदर डेफिनेटली देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो कॉन्डम्स यानी कि बी का हो गया 1, तो अगर देखो आप और सी का हो गया 2, तो सी का 2 और बी का 1 जो है हमें किसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो यानी कि जो बी का 1 है, बी का ऑप्शन 1 किस किस में है, बी का 1 है 3 में, सी का 2 किस किस में, सी का 2 सिर्फ 2 में है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो ऑप्शन जो होगा वो यानी कि, तो ये तो हम वैसे एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन भी आपको मैचिंग के टाइम पे ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन की प्रोसेस कैसे करते हैं, राइट। उसके अलावा हम देखें यहाँ पे तो कॉपर टी जो है आपका, कॉपर टी कैसा होता है, कॉपर टी जो है वो प्रिवेंट करता है किसको, आपकी इम्प्लांटेशन को, यूट्रस के अंदर हम इसको बोल सकते हैं कि आपका जो है, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो आपकी प्रिवेंट करती हैं किसको, ओवुलेशन को, राइट। तो ए का हो गया हमारा 4th ऑप्शन, तो ए का 4 हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, जो प्रिवेंट कर रही है किसको, ओवुलेशन को। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा हमारा आंसर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फ्रेम्ड होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर को लेके क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के, आर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिफ्ट इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ आर्ट, यस वी नो दैट। जिफ्ट जो है एक असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इन विच ट्रांसफर ऑफ व्हाट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, राइट। तो जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, एम्ब्रियो इनटू द फैलोपियन ट्यूब, मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा इनटू द यूट्रस, स्पर्म्स फ्रॉम द हेल्दी मेल टू डोनर, नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड इसके अंदर से कौन सा है, बर्थ कंट्रोल करने वाला, ठीक है, बर्थ को कंट्रोल करने वाला। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये तो आर्ट है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, उल्टा लिख दिया, एटीआर हो गया, चलिए इसको सही कर देते हैं। तो एटीआर यानी कि आरटी असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट है, ये भी सेम वही है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन फर्टिलाइजेशन के लिए, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर लगाए जाते हैं जिससे कि बर्थ कंट्रोल ना हो, तो डी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो कैसी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को हमें कैसा देखना चाहिए या कैसा मानते हैं हम उसको, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इजिली अवेलेबल हो, इजी टू हैंडल हो, कुछ इस तरीके से, इजिली अवेलेबल हो, राइट, बिल्कुल, इफेक्टिव हो, बिल्कुल सही बात है, अगर इफेक्टिव नहीं होगी तो हम उसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, राइट, सही बात है ना, करेक्ट। हैविंग नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, सभी ये चाहेंगे कि वो कोई भी अगर कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कम से कम कोई साइड इफेक्ट ना दिखाए, राइट, कम से कम साइड इफेक्ट, तो ये भी ठीक है, तो यानी कि सभी स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही इसके हिसाब से बैठेगा। नेक्स्ट, इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट इज नॉट डन द एसटीडी कैन कॉज, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो एसटीडी क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो क्या कर सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज क्रिएट हो सकती है, बिल्कुल, पेल्विक रीजन में, दैट इज द रीजन ऑफ द पेल्विक गर्डल जो होता है, यहाँ पेल्विक रीजन होता है, इसको पेल्विक रीजन बोलते हैं, तो इन्फ्लामेशन यहाँ पे देखी जा सकती है, इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, कहीं इन्फ्लामेशन ला देते हैं, वो देखी जा सकती है। उसके अलावा स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है, यानी कि बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाइल्ड डेथ हो जाना, ठीक है, तो कई बार देखा जाता है टाइम बिफोर या पहले या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है चाइल्ड की डेथ हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ का नाम देते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि एक्चुअली जहां पे एक जो यूट्रस के अंदर एक एग्जैक्ट जगह पे जहां पे इंप्लांटेशन होना चाहिए
वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं होता, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। तो ठीक से ग्रोथ भी नहीं देखी जाती। ठीक है भाई, एक्चुअली जहां पे आपके यूट्रस के अंदर जहां पे फीटस को आना है, या फीटस कर रहा हूं, जहां पे एक्चुअली में जो सेल्स को आना है, सेल की मास को, ब्लास्टोसिस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, उसको आना है, वहां पे ना आके इम्प्लांटेशन अगर सही जगह पे ना हो, अल्टीमेटली एक वर्ड में बोलूं तो इम्प्लांटेशन अगर सही जगह ना हो तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। और उसके अलावा ऑल ऑफ दिस, राइट, ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी ऑलमोस्ट जो है वो मैच इसके साथ करेंगे। अगर स्टडीज ना हो तो ये सभी जो है फॉज उसके अंदर कर सकते हैं। तो डी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है जी, तो ये कुछ सवाल थे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले एक इंटरेस्टिंग चैप्टर से थे। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। सो अब मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को लेके। तो अभी के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की, कुछ और चैप्टर्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।